हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सो बेसिकली ये एक्ट था क्या, इसकी ज़रूरत क्या थी, इसका इंट्रोडक्शन क्या था। सो ये आज हम पूरा इस डिटेल में इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या था, कब ये इनेक्ट हुआ, कब ये पास हुआ, कब ये इंडिया में आया। So Industrial Dispute Act was enacted in the post-independence era with the view to regulate। कब आया ये? आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमारा जो था देश के आज़ादी के बाद ये इंडिया के अंदर आया था। क्या, किस वजह से आया था, किस एम के साथ आया था? टू रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय टू मेंटेन द पीस एंड हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द टू। अब ये एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्या होते हैं? एम्प्लॉयर होता है जिस भी कंपनी, जिस भी इंडस्ट्री का जो मालिक होता है, जो बंदा होता है, ठीक है, जो पर्सन होता है जो उस कंपनी को बेसिकली मेंटेन करता है, दैट वाज द एम्प्लॉयर। एंड एम्प्लॉय जो वहाँ पर उसके जाकर काम करता है, उसकी कंपनी के लिए वर्क करता है, दैट वाज द एम्प्लॉय। सो जब एम्प्लॉयर के बीच में झगड़े होते हैं, वो झगड़े किस वजह से होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ उसको अच्छा वेजेस नहीं मिल पा रहा, उसको सिक्योरिटी नीड पूरी नहीं हो पा रही, उसकी इकोनॉमिक्स नीड पूरी नहीं हो पा रही, उसको वेजेस उतना नहीं मिल पा रहा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं। सो इस बीच से हमारे जो झगड़े, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। उसी वजह से क्या होता है? डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सो उसी सब चीज़ों को देखते हुए हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आया था कि अगर किसी भी तरह की इस तरह की कंडीशन आती है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंसेस पैदा होते हैं, उन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारा कौन जिम्मेदार होगा? द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। और ये क्या मेंटेन करेगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में पीस एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। देन the Industrial Dispute Act 1947 extended to the whole of India and regulated labor law so far as that concerned trade union as well as individual workmen। इसी के बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था वो पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया, रेगुलेट कर दिया गया, और हमारा एक लेबर लॉ बनाया गया फॉर द ट्रेड यूनियन, फॉर इंडिविजुअल वर्कमैन ऑल्सो एम्प्लॉयड इन एन एनी इंडस्ट्री विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मेनलैंड। जो भी विद इन द इंडिया मेनलैंड के अंदर हैं, इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर ये लॉ क्या था? लागू था, ये एक्ट लागू था। It was enacted on the 11th March 1947 and it came in force on 1st April 1947। जो ये एक्ट था वो बना कब था? 11th मार्च 1947 को बेसिकली ये आ गया था। एंड और ये पास कब हुआ, रेगुलेट कब हुआ इंडिया के अंदर? ऑन 1st अप्रैल 1947। इट वाज रिप्लेस बाय द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। और इस एक्ट को रिप्लेस किया गया फिर बाद में बाय द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के थ्रू। नाउ व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? बेसिकली ये था क्या? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तो होता क्या है? मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर और बिटवीन एम्प्लॉयर एंड बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन विच इज़ कंसर्न विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ द वर्क ऑफ एनी पर्सन। जब भी हमारे किसी एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं ड्यू टू कि उसको इकोनॉमिक्स नीड पूरी नहीं हो पा रही, या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट वो कंपनी इतनी पूरी नहीं कर पा रही उस बंदे की, या फिर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई अनफेयर प्रैक्टिस उसके साथ कंडक्ट हो रही है, इसकी वजह से अगर कोई बंदा स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, रिट्रेचमेंट होता है, ले ऑफ होता है। अगर ये कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पैदा करते हैं, उन दोनों के जो बीच में डिफरेंसेस लेके आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आते हैं हमारी कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में। एंड दिस इज़ नॉट कि आपका हमेशा कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयर के बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और नॉन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। उन सब के लिए कौन जिम्मेदार ठहराया गया? द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये सब कुछ किसके अंदर आएगा? अगर इस तरीके के कोई भी लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स इंडस्ट्री के अंदर अकर होते हैं तो इस सब के लिए कौन देख रेख करेगा? द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 किसके अंदर रखा गया? सेक्शन 2 के। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि पूछ लेता है कि कौन से सेक्शन के अंदर हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आता है। बेसिकली
it was covered under the section 2K. Every human being says labor has a certain requirement need. हर एक ह्यूमन बींग की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि उसकी इकोनॉमिक नीड हो गई, पैसे की नीड हो गई, सोशल नीड्स हो गई, सिक्योरिटी नीड्स हो गई। लेकिन अगर कंपनी उसको नहीं सेटिस्फाई कर पा रही, उसको इतना अच्छा वेजेस नहीं प्रोवाइड कर पा रही जितना वो काम कर रहा है, या फिर उसके साथ कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस कंडक्ट कर रही है, फिर क्या होता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, डिफरेंसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो ही कॉज करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्री के अंदर लड़ाई झगड़े। नाउ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट आर इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स एंड द कलेक्टिव डिस्प्यूट। जो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक इंडिविजुअल भी होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन को किसी को परेशानी हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, या फिर कलेक्टिव डिस्प्यूट। अब ये इंडिविजुअल डिस्प्यूट क्या होता है, में डिस्प्यूट सच एज रीस्टेटमेंट, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टर्मिनेशन, कोई रीस्टेटमेंट हो रहा है, कंपनसेशन उसे सही नहीं मिल रहा, या फिर उसका टर्मिनेशन कर दिया गया है, ठीक है। और डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करें या फिर कलेक्टिव डिस्प्यूट्स की बात करें तो उसमें आ जाता है वेजेस, हर एक एम्प्लॉय को वेजेस सही नहीं दिया जा रहा, बोनस उनको टाइम पर नहीं दिया जा रहा, प्रॉफिट शेयरिंग फॉर वर्किंग आवर उन्हें अच्छा नहीं मिल रहा। सो ये क्या हो जाता है, कलेक्टिव डिस्प्यूट। So this is all about the introduction part of the Industrial Dispute Act 1947. So अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, so please do like, subscribe and share my channel. एंड आपको इस वाले वीडियोस के थ्रू आगे भी वीडियोस मिल जाएंगी रिलेटेड टू इट्स ऑब्जेक्टिव, फीचर्स एंड द होल टॉपिक विल बी कवर्ड in these videos. So if you really like this video, please do like, subscribe and share my channel. Thank you.